अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक सेल की बाकी सारी ऑर्गेनेल्स के बारे में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। पिछली वीडियोस में मैंने सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का बताया था। आज शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो इसमें जो है ये तकरीबन 3 वर्ड से मिलके बना है। एंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है हमारे पास प्लाज्मस। प्लाज्मिक का वर्ड प्लाज्मा से ड्राइव हुआ है और ये इसका मतलब साइटोप्लाज्म है। और रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। हमारे पास दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है रफ वाला और दूसरा होता है स्मूथ वाला। जो रफ होता है वो थोड़ा सेक्युलर स्ट्रक्चर में होता है। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ वाला होता है वो ट्यूबुलर शेप में होता है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, यानी कि ट्यूब्स की तरह दिखता होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो है हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक मेम्ब्रेन का जो हमारे पास लेयरिंग है या जो नेटवर्क बना हुआ है मेम्ब्रेन की फोल्डिंग की वजह से, ये हमारे पास कंटिन्यूटी में होता है, ख़ास करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देती है। इस तरीके से RBCs के अंदर यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी होती है। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये दोनों डिफरेंट है, फंक्शन के हिसाब से भी दोनों के थोड़े डिफरेंट फंक्शंस हैं। जो स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन काम जो हमारे पास है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी कि प्रोटीन बनाना। और जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास हमारे पास राइबोसोम्स नहीं है, तो यानी कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस का काम इतने अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन वो लिपिड सिंथेसिस का काम बहुत अच्छे से करते हैं। उसके अलावा स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, जो हार्मोन्स की सिंथेसिस है वो भी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, क्योंकि हार्मोन्स भी ज़्यादातर लिपिड्स होते हैं। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी हमारे पास करता है। ये दोनों ही मिलके करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल के बारे में, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ गोल्जी बॉडी भी कहते हैं और गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। गोल्जी एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इसका नाम गोल्जी रखा गया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन पे, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है ये फोल्ड हुई हुई है, इस तरीके से फ्लैटेंड से फोल्ड हुई हुई है, लेयरिंग हुई हुई है हमारे पास मेम्ब्रेन की। उसके बीच में हमारे पास स्पेस दिया हुआ है जिसके अंदर इसके फंक्शंस होते हैं काफ़ी सारे, और इस स्पेस को हम सिस्टर्ने कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चरली 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं या 2 साइड्स होती हैं। एक वो साइड है जहाँ से हमारे पास सिंथेसाइज प्रोटीन जो है हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, और दूसरी वो साइड है जहाँ से हमारे पास प्रोटीन पैक होके निकलते हैं
क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन है वो प्रोटीन्स और जो लिपिड्स हैं उनकी वेसिकल्स फॉर्मेशन है। तो जो हमारे पास ये वाला वो साइड जहाँ पे हमारे पास इंसर्शन होती है या जहाँ से हमारे पास प्रोटीन्स आते हैं वो हमारे पास सिस गोल्जी नेटवर्क या सिस फेस कहलाता है। और वो साइड जहाँ से हमारे पास प्रोटीन के पैकेट्स और वेसिकल्स बन के निकल रहे होते हैं वो हमारे पास ट्रांस फेस कहलाता है। वेसिकल्स का मतलब है कि जो हमारे पास प्रोटीन या लिपिड हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर आया था वो उसने इस मेम्ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट अपने ऊपर कवरिंग के तौर पे ले लिया और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल गया। फंक्शन की बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन ही प्रोटीन और लिपिड की पैकिंग है, वेसिकल फॉर्मेशन है। जो ये वेसिकल्स फॉर्म होता है वो लाइसोसोम्स के काम आता है, उसके अलावा दूसरे सेलुलर फंक्शन में काम आता है और हार्मोन्स के तौर पे भी एक्ट करता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। हार्मोन्स सिंथेसाइज नहीं करता, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है, यानी कि इसके पास भी एक आउटर लेयर होगी और एक इनर लेयर होगी जैसे हर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील में होती है। ये कॉमनली जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि सेल को एनर्जी सप्लाई करता है। सेल को अपने फंक्शंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो एनर्जी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बहुत से कंपार्टमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन है तो इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो ये हमारे पास स्पेस है ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन की तरह फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। मेम्ब्रेन्स मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। आगे हम और स्ट्रक्चर की बात कर लें तो हमारे पास हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या हैं? क्रिस्टे जो हैं क्रेस्ट या रिजेस है, मतलब एक तरीके की रिज बोल सकते हैं, जो कि इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग की वजह से बन रही है। यानी कि ये देखें इस साइड पे जो फोल्डिंग हो रही है, इस साइड पे फोल्डिंग हो रही है, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, पूरी इनर मेम्ब्रेन है और इसकी फोल्डिंग की वजह से जो हमारे पास बन रही हैं ये हमारे पास क्रिस्टे कहलाएंगी, ये रिजेस। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्ड हुआ है तो इसके अंदर की एक स्पेस भी आपको दिख रही है ब्लू कलर के अंदर। तो ये जो स्पेस है इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग की वजह से उसके अंदर जो खाली स्पेस है वो मैट्रिक्स कहलाती है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के हर स्ट्रक्चर हर पार्ट का एक फंक्शन है। अब इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो ये करता है वो है एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, जो कि एनर्जी करेंसी की फॉर्म में होती है और एटीपी कहलाती है। तो मोस्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या है? एटीपी है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी
एनर्जी करेंसी कहलाता है। और जिस प्रोसेस से एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है वो उस प्रोसेस का नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल। उसके अलावा इसके फंक्शन में सेलुलर मेटाबॉलिज्म और सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन यूज़ करके एनर्जी जनरेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। लिविंग बॉडी के सेल्स में ना बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जो एक स्पेसिफिक अमाउंट में है ना सेल को रिक्वायर्ड होते हैं। अगर वो सेल में ज़्यादा की क्वांटिटी में आ जाए ना तो सेल उनको या तो एक्सपेल कर देता है या स्टोर कर लेता है। तो इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, अगर के सेल के अंदर कैल्शियम की तादाद ज़्यादा हो जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको स्टोर कर लेता है, ताकि अगर कभी सेल को कैल्शियम की ज़रूरत पड़े तो वो उसको सही वक्त पे दे सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो कि लाइसोसोम्स हैं। ये ऑर्गेनेल भी मेम्ब्रेन बाउंड है और ये वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल के तौर पे एक्ट करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्फेरिकल या राउंड शेप में होता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इसके फंक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो एंजाइम लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं वो लाइसोजाइम्स कहलाते हैं, यानी कि लाइसोसोम का लाइसो और एंजाइम का जाइम। ये ज़्यादातर जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक का मतलब है, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के यूज़ करके किसी भी चीज़ को तोड़ना। लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। तो वाटर यूज़ करके ये सेल की जितने भी वर्न आउट पार्टिकल्स होते हैं उन सबको डिग्रेड करता है। जिन पार्टिकल्स को ये डिग्रेड करता है, अगर वो सेल के अपने पार्टिकल्स होते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है वो ऑटोफैगी कहलाता है। ऑटोफैगी का मतलब है सेल्फ ईटिंग। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड फैगी मीन्स ईट। तो ये अपने ही पार्टिकल्स को सेल ईट कर रहा होता है तो वो ऑटोफैगी कहलाता है। और अगर कोई बाहर का पार्टिकल है जैसे वायरसेस या बैक्टीरिया वगैरह, तो उस केस में हमारे पास ये जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है एंडोसाइटोसिस। यानी कि पहले वायरस या बैक्टीरिया को ये इनगल्फ करेगा, पहले सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ करेगी, फिर लाइसोसोम्स अपने अंदर इनगल्फ करेगा और अपने एंजाइम से इनको डाइजेस्ट कर देगा और डिग्रेड कर देगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये पेरोक्सीसोम्स हैं और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड हैं। इनकी जो है लिपिड बाइलेयर है इनकी भी, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की होती है। और ये जो है ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनील्स कहलाते हैं। ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनील्स का मतलब है कि इनके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी स्फेरिकल होते हैं। इनके पास भी सेल मेम्ब्रेन की तरह लिपिड बाइलेयर होती है और सेंटर में इनका क्रिस्टलाइट कोर होता है। लाजमी नहीं है कि ये क्रिस्टलाइट कोर प्रेजेंट हो, लेकिन मोस्टली में प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो ये ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनील किस लिए कहलाते हैं? ये जो है ना मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी कि O2 का यूज़ करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। बेसिकली ये ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 बनाते हैं। अब इसका नाम ही हाइड्रोजन परऑक्साइड से ही रखा गया है, परऑक्साइड से पेरोक्सीसोम।
उसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं उसमें हमारे पास ऑक्सीजन जनरेट होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। ऐसी ऑक्सीजन को हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल और एक टॉक्सिन के तौर पे एक्ट करती हैं। अगर इनको सही वक्त पर हम डिग्रेड ना करें तो ये डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं सेल्स के अंदर। तो इसको डिग्रेड करने के लिए हमारे पास जो है पेरोक्सीसोम है। पेरोक्सीसोम क्या करते हैं, इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करा देते हैं, जो कि एक लेस टॉक्सिक फॉर्म है। मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है सेल के लिए बनिस्बत हाइड्रोजन परऑक्साइड के, जो कि थोड़ा कम टॉक्सिक है। और फर्दर है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है हमारे पास वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि H2O, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। नाउ लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ये जो है बेसिकली सिलेंड्रिकल ऑर्गेनील्स हैं। ये देखें, इसकी शेप बिल्कुल एक सिलेंडर की तरह है। और ये जो है प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। जो प्रोटीन हमारे पास जिसमें यूज़ किया है, जिस प्रोटीन से ये मिलके बने हुए होते हैं वो हमारे पास कहलाता है ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन से हम अंदाज़ा लगा लें क्योंकि थोड़ा ट्यूब्यूल शेप है। और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, बहुत सारे ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ट्रिपलेट, और वो भी 9 के उसमें। मतलब पहले जो ये जो ट्यूब्यूलिन है ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे, मतलब 3-3 के उसमें होंगे ग्रुप्स में। तो ये हमारे पास 3-3 के ग्रुप्स में है, और ये जो ग्रुप्स हैं ये टोटल 9 है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 3:9 टोटल ये 27 है, मतलब ट्रिपलेट्स का ग्रुप है। और हमारे पास 9 की क्वांटिटी में है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि ट्यूब्यूलिन के बने होते हैं। फंक्शन की बात करें सेंट्रियोल का, तो इनका जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास सेल डिवीज़न के वक्त ही सामने आता है। नॉर्मली इनका सेल में कोई काम नहीं होता है। इनके पास ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है जो कि काफ़ी हद तक एक तरीके की तार की तरह होता है। और जब सेल डिवीज़न होती है तो ये सेंट्रियोल्स पहले डुप्लीकेट होते हैं, मतलब 2 में कन्वर्ट होते हैं, एक इस साइड पे एक दूसरे साइड पे। मतलब एक सेल 2 में कन्वर्ट होगा तो दोनों साइड पे एक एक सेंट्रियोल जाएगा, और उस सेंट्रियोल से हमारे पास जो है स्पाइंडल फाइबर्स निकलेंगे, या माइटोटिक स्पाइंडल जिसे बोलते हैं। वो फाइबर्स जब निकलेंगे तो उन पे क्रोमोसोम्स अटैच होंगे, और फिर क्रोमोसोम्स की भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो उन क्रोमोसोम्स के अटैचमेंट के लिए जो इस फाइबर्स निकलते हैं वो हमारे पास सेंट्रियोल से निकलते हैं, वरना नॉर्मल सेल में सेंट्रियोल्स का कोई फंक्शन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।